Hello students, today I will discuss chapter number 9 some application of trigonometry class 10 math। और इसमें हम डिस्कशन करेंगे, समझेंगे कि जो एप्लीकेशन का यूज है ट्रिग्नोमेट्री में कैसे है, क्या करना है हमें, क्या नहीं करना है। और ये पूरा चैप्टर आपको सिर्फ 3 साइन थीटा एंड कॉस थीटा एंड टेन थीटा हम 3 पे ही ख़त्म कर देंगे। ऐसा नहीं है, हम कॉट का भी यूज कर सकते हैं, सेक का भी कर सकते हैं, कोसेक का भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको 3 से ही ख़त्म करा दूंगा। इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, एक ट्रिक थी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। इसका थोड़ा सा यूज होगा। एक्चुअली मुझे ये पता होना चाहिए, इधर से लिखता हूँ मैं, साइन थीटा। साइन थीटा हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, हमें याद होना चाहिए। नेक्स्ट, क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ेगी, भी मैं समझाऊंगा कैसे ज़रूरत पड़ेगी। कॉस थीटा इक्वल हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनस। एंड तीसरा जो हमारा है टेन थीटा, और टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। एक्चुअली मैं इसी में ना पूरा चैप्टर फिनिश कर दूंगा, सब कुछ ख़त्म कर दूंगा इसी में। और हमें इसके अलावा हमें यूज नहीं करना है किसी का भी। ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते, कर सकते, आंसर हमारे तब भी सॉल्व होंगे, क्वेश्चन भी सॉल्व होंगे, आंसर भी आएंगे, बट हम इन 3 से ही सॉल्व करेंगे। इसके बाद अब आपको क्या पता होना चाहिए कि मान लीजिए साइन 0 30, जो आपने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा है, 45 एंड 60 एंड 90। एक्चुअली साइन 0 की वैल्यू मालूम होनी चाहिए आपको, साइन 30 की मालूम होनी चाहिए, साइन 45 एंड 60 90 इस तरह से। इसी तरह से आपको कॉस की मालूम होनी चाहिए, अगर हमें, क्योंकि इनका यूज होगा इसलिए। और इसी प्रकार हमें टेन का भी पता होना चाहिए। अगर आपको लर्न है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लर्न कर सकते हो। डायरेक्ट हमें पता होना चाहिए कि हम किससे क्या करते हैं। अच्छा, नहीं तो हमें क्या है कि अगर हमें साइन भी किसी प्रकार लर्न कर लें, साइन से हमें कॉस भी मिल जाएगा, टेन भी मिल जाएगा। तो फाइंड आउट कैसे करते हैं, चलिए समझ लेते हैं। ये है 0, यहाँ पे क्या है 1, यहाँ 2 3 एंड 4। मैं आपको वैल्यू फाइंड करना सिखाऊंगा कि साइन 0 की वैल्यू कैसे आएगी, साइन 30 की कैसे आएगी, एंड साइन 40 एक्सेट्रा। अच्छा, सभी के नीचे 4 पुट कर लीजिए। अगर जिस बच्चे को लर्न है उसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज जिनको लर्न नहीं है, अगर भूल जाते हैं तो हम इस तरह से हम ट्राई कर सकते हैं, अपॉन 4 एंड अपॉन 4। अच्छा, हम इसका स्क्वायर रूट लगा देंगे, सभी पे लगा दिया। चलो, अभी जो इसका आंसर कितना आएगा, 4 का अगर 0 से, मतलब 4 से डिवाइड करेंगे 0 में, हमें आंसर 0 मिलेगा। 0 का स्क्वायर रूट 0 ही होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। क्लियर, ठीक। अच्छा, 1/4 का अगर स्क्वायर रूट लेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, एंड 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसका मतलब आप समझ रहे हो कि साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। इसी तरह से हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट लेते हैं। तो मैं इसको समझाता हूँ, √2, और ये हमारे पास 2 आएगा इसका, और मैं इससे इसको कैंसिल करूँगा तो 1/√2 मिलेगा मुझे। क्या मिलेगा, 1/√2। क्लियर, ये हमें याद होना चाहिए। इसी प्रकार से मैं थोड़ा इसको आगे लिखता हूँ, जगह नहीं, स्पेस कम पड़ रहा है इसलिए। यहाँ पे था 4/4। अच्छा, इसको करेंगे तो आप समझ गए होंगे, √3 तो रहेगा क्योंकि इसका कोई स्क्वायर रूट नहीं होता, और 4 का 2 होता है, निकाल सकते हैं। 4 बन जा 4, और √1 का हमें पता है 1 होता है। क्लियर, इधर लिख देते हैं। तो आपकी ये समझ में आ गया कि साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, एंड साइन 45 की 1/√2 होती है, एंड साइन 60 की वैल्यू √3/2, एंड साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। एक्चुअली अगर हमने साइन की, देखो लर्न है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहले ही कह रहा हूँ इस बात को। अगर आप भूल जाते तो आपको इस तरह इसका फाइंड आउट करना आना चाहिए। अच्छा, चलिए अब कॉस की कैसे फाउंड करेंगे। अगर हमें लर्न है कोई प्रॉब्लम नहीं है, अदरवाइज हम क्या करेंगे, इसको रिवर्स कर देंगे। जो साइन 90 की होती है ना, वो कॉस 0 की वैल्यू होती है। क्लियर, 60 की होगी वो 30 की हो जाएगी। क्लियर। अच्छा, 45 की जो वैल्यू है ना, दोनों की सेम होती है, रिवर्स करके देख लो ना, वही लिखना, वही जगह आ जाएगी। इसका 1/2 आ जाएगा, इस तरह से आप समझ लीजिए, नहीं दिख नहीं रहा होगा आपको। क्लियर। अच्छा, cos 90
तो cos 90 मतलब रिवर्स कर रहे हैं तो ये जीरो वाली जीरो है, तो इसका मतलब ये जीरो। बात समझ में आ गई होगी। अब मुझे इसी प्रकार tan की वैल्यू चाहिए, तो tan की वैल्यू मैं फाइंड करता हूँ, आपको इधर समझाता हूँ। देखो tan थीटा इक्वल एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, सभी ने पढ़ा होगा, ये तो बहुत सिंपल है। अच्छा तो हम कैसे फाइंड करेंगे साइन की वैल्यू? साइन में अभी ऐसे निकालता हूँ, tan जीरो की वैल्यू निकालना चाह रहा हूँ मैं, क्लियर? तो साइन जीरो की कितनी है? जीरो, कॉस जीरो का 1, क्लियर? अब इस 1 का जीरो में डिवाइड देंगे। अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना है, एक जगह तो मैं जीरो में 1 से दे रहा हूँ, एक जगह 1 में 0 से दूंगा डिवाइड। तो वैसे आप जानते होंगे इसका आंसर तो हमें 0 मिलेगा। क्या मिलेगा? 0। बट अगर मैं किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड देता हूं तो उसका आंसर क्या आता है? जिसे आप इन्फिनिटी बोलते हो, क्लियर? तो इसी प्रकार इसका देंगे, देखो 1/2 अपॉन √3/2, ये ऊपर पहुंच जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, और ये यहाँ पे आ जाएगा, तो क्या बचेगा आपके पास? 1/√3 बचेगा, 1/√3। 40 सिंपल है। tan 45 की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? वैसे 1 आएगी, बट आप कैसे करोगे समझ लीजिए। तो ये यहाँ पे इसका मतलब ये है कि 1 × √2 एंड √2 × 1, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। ओके, चलिए इसी प्रकार से मैं इसका निकालूंगा तो मुझे √3 मिलेगा। और मैंने अभी आपको बताया था कि अगर मैं 0 से किसी भी नंबर में डिवाइड दे रहा हूँ, इसका मतलब मुझे इन्फिनिटी मिलेगा। अब इतनी देखो साइन की वैल्यू एंड कॉस की एंड tan की ये वैल्यू आपको लर्न होनी चाहिए। मैंने आपको फाइंड आउट करना बता दिया। अगर हमें नहीं पता होता है या भूल जाते हैं, कभी कभी क्या होता है हम जो याद करते हैं ना भूल जाते हैं, तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं किस तरह कैसे करते हैं, ठीक है ना। चलिए इस चैप्टर में अब चलते हैं। एक्चुअली इस चैप्टर में क्या ज़रूरत पड़ेगी ना, सबसे पहले आप ये समझिए ये लाइन क्या होती है। आप इसको क्या बोलते होगे? हॉरिजॉन्टल, क्लियर? क्या हॉरिजॉन्टल लाइन है। चलिए ये कोई भी इस पर पोल हो सकता है, ट्री हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, नहीं बिल्डिंग टावर कुछ भी हो सकता है। और ये इस पर परपेंडिकुलर होगा जब इस तरह सीधा खड़ा होगा, ये आप अच्छी तरह जानते हो। मान लीजिए आप यहाँ खड़े हुए हो या यहाँ से, और यहाँ पे कुछ रखा हुआ है, आप इसको देख रहे हो, क्लियर? इसको मैं अभी रफ कर देता हूँ। आप इसको जब अपनी आँख यहाँ पर है, आपकी आँख तो समझ रहे हो, कुछ इस तरह से आँख होती है ना, आप समझ लीजिए बस। और आप यहाँ से किसी भी ऑब्जेक्ट को सीन कर रहे हो, एक्चुअली इसको क्या कहते हैं? लाइन ऑफ साइट। और हॉरिजॉन्टल लाइन है, एक्चुअली जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ये बेस होता है। बेस का मतलब जो बिल्कुल जो हम जिस पे हम खड़े होते हैं या जो हमारा सी लेवल है, इसको मान लीजिए इस तरह से। और जो लाइन ऑफ साइट थी एंड जो हॉरिजॉन्टल, ये दोनों मिलकर के एंगल ड्रॉ करेंगी। जब हम हॉरिजॉन्टल लाइन पर खड़े होकर के कोई ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ देख रहे हैं, ऐसे समझ लीजिए हम ऐसे ऊपर को देख रहे हैं और ऊपर देख रहे हैं, तो एक ये यहाँ पे जो ड्रॉ होगा वो मान लेते कोई एंगल थीटा हो सकता है, बट इस एंगल को बोलेंगे क्या? तो आपने एक वर्ड सुना होगा एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन एक्चुअली ये है कि अगर हम बेस मीन्स हॉरिजॉन्टल लाइन पर खड़े होकर के अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को अप साइड मतलब ऊपर की साइड देखते हैं, तो उस समय जो एंगल ड्रॉ होगा वो एंगल हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन बोला जाएगा। क्लियर? समझ गए होगे? इसका मतलब ये है कि आप यहाँ किसी रोड पे खड़े हुए हो और आप किसी बिल्डिंग की जो टॉप है, मतलब या किसी टावर की टॉप है, उस पर आप ऐसे करके देख रहे हो। मान लो यहाँ कोई चिड़िया बैठी हुई है, बर्ड बैठी हुई है, या कोई ऑब्जेक्ट है, तो आपको समझ में आ गया जो भी एंगल हमारा जो बनेगा वो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। इसके बाद एक नेक्स्ट पॉइंट और होता है। अब मान लीजिए
ये कोई, चलो सिंपल आपके जैसे ही देते हैं, ये कोई आपका ब्रिज है या कोई पीक है किसी, या आप टावर पे बैठे हुए ऐसे हमारे कुछ भी मान लीजिए, लाइन आपकी हॉरिजॉन्टल यही होगी, ये परपेंडिकुलर होगी, याद रखना है। आप यहाँ पर हो, मतलब आपकी जो अभी जो कंडीशन है, आप यहाँ से किसी भी वस्तु को देखोगे, लेकिन कहाँ, नीचे की तरफ देखोगे। मान लीजिए अपनी मकान की छत पे बैठे हुए हैं आप, और आपको रोड पे देखना है नीचे कौन जा रहा है, गली में हमारी में कौन है ना, सिंपल। तो आपका जो एंगल ड्रॉ होगा, मतलब आपकी जो लाइन ऑफ जो साइड है ना, वो आप नीचे को कर रहे हो, देख रहे हो ना, तो इसको ये तो वही होगी लाइन ऑफ साइड। क्लियर। अब एंगल क्या होगा, एक्चुअली ये होता है जब देखो ये हॉरिजॉन्टल है तो इसके पैरेलल लाइन जो भी होगी ये भी हॉरिजॉन्टल होगी। क्लियर। तो आप यहां से देखोगे तो इसके बीच में कौन सा एंगल ड्रॉ होगा, ये आपको पता रखना है कि अगर हम कभी ऊपर से नीचे की तरफ कोई ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है ना, ऑब्जेक्ट तो कुछ भी हो सकता है, उस समय जो आपका एंगल ड्रॉ होगा वो होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। दो पॉइंट आपको लर्न रखने हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन कब बनता है, जब हम किसी वस्तु को ऊपर की तरफ देखते हैं, एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन कब बनता है कि हम जब ऊंचाई पे बैठे होते हैं और नीचे की तरफ कुछ देखते हैं, तो हमारा डिप्रेशन बन जाता है। चैप्टर बहुत ही ईजी है, लेकिन अब हम जो भी यूज करेंगे थोड़ा सा समझ लेते हैं, सॉल्व तो क्वेश्चन करते ही रहेंगे। मान लीजिए कोई एक मेरे पास में जो भी एक क्वेश्चन करूंगा और उसमें इस तरह से कोई डायग्राम ड्रॉ होगा। एक्चुअली इसमें डायग्राम का बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंस होती है। अगर हमारा डायग्राम मीन्स फिगर गलत हो गया तो आप ये मान लीजिए कि क्वेश्चन में गलती होने के चांस रहेंगे। तो मेरा जो ट्रायंगल बना वो ट्रायंगल है ABC। अब आप कहोगे सर आपने ABC नाम क्यों दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपना नाम दे लो, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी दे लो, है ना, ये तो तुम्हारी प्रॉब्लम है। हम ABC PQ और कुछ भी मतलब इसलिए बस देते हैं कि जिससे हम इस ट्रायंगल को बोल सकें कि ट्रायंगल ABC है हमारे पास। चलिए कोई भी यहाँ एंगल ड्रॉ होगा, मान लेते हैं अभी, ठीक है ना, मान लीजिए 30 डिग्री का एंगल ड्रॉ हो रहा है। अच्छा ये 10 डिग्री दिया है मान लेते हैं, और कहा है कि इसकी हाइट बताओ। क्या कहा है, आपको बेस दिया गया है इस क्वेश्चन में एंड हाइट पूछी जा रही है। मान लो कुछ भी, टावर हो सकता है, बिल्डिंग हो सकती है, नो प्रॉब्लम। अब मुझे ये बताओ आप कि ऐसा कौन, जैसे अब चेक क्या करना है, आपके पास एक मतलब एक कन्फ्यूजन रहती है कि सर हम इसमें साइन का यूज करें, कॉस का करें, कि टेन का करें। अरे सिंपल है, मैं देखो आपको समझाता हूँ। साइन थीटा भी लिख देता हूँ एंड कॉस थीटा भी लिखता हूँ एंड टेन थीटा, तीनों का लिख के फिर बताऊँगा कैसे समझना है कि इसका यूज होगा। क्लियर। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस थीटा क्या होता है, चलिए इसको भी लिख लेते हैं, बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ओनली 3 एंगल लिए, इनके ऊपर ही डिपेंड पूरा चैप्टर कर दूंगा और इसी फिनिश कर दूंगा। अच्छा समझिए, मेरे पास क्या गिवन है ये समझो पहले। बेस गिवन है ना, मान लेते हैं कुछ भी जो 10 दिया है। फाइंड क्या करना है, BC मेरा क्या है, BC क्या है कि ये हाइट है, और हाइट क्या है, ये परपेंडिकुलर है, आप ऐसे समझ लीजिए, ये H है। अब आपको देखो बेस मतलब बेस गिवन है एंड परपेंडिकुलर गिवन है, तो कोई एक ऐसा फॉर्मूला है जो बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो या फिर परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो। एक्चुअली ये जो होता है ना, ये कॉट का होता है, और मैंने आपको 10 तक बोला है कि 10 तक ही हम यूज करेंगे। अगर हम ज़्यादा यूज करते प्रॉब्लम नहीं है, बट कोई ना कोई डाउट बच्चे के अंदर रहता है, और कॉट में और सेक में जाके ना थोड़ा सा कन्फ्यूज रहता है, वैल्यू पुट करने में भी समस्या आती है उसको। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेन थीटा। तो अब आपको करना क्या है, टेन थीटा जो भी हमारा थीटा की जो वैल्यू गिवन है उसे रखेंगे, उसके बाद परपेंडिकुलर जो हमारा था मान लीजिए ऐसे लिख देंगे AC एंड अपॉन AB, इसकी वैल्यू पुट करेंगे, अदरवाइज आके उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू कर देंगे। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे चलते हैं। इतना ये काफ़ी, जो ज़रूरत है उतना समझाना ठीक है, फालतू लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो आपको यह समझ आ गया कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, डिप्रेशन क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सी होती है, लाइन ऑफ साइट कौन सी होती है। क्लियर।
चलिए अब फर्स्ट क्वेश्चन की रीडिंग करते हैं, और फर्स्ट क्वेश्चन है क्या ये समझते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप। समझ रहे होगे, एक सर्कस आर्टिस्ट है वो क्या है, क्लाइंबिंग कर रहा है, मतलब चढ़ रहा है किस पे, 20 मीटर लॉन्ग रोप। रोप मीन्स रस्सी होती है, आप अच्छी तरह जानते हो। विच इज टाइटली स्ट्रेस्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल of the angle made by the rope with the ground level is 30 डिग्री। क्लियर? तो समझते हैं, मान लीजिए ये कुछ कोई पोल है ना, चलिए ए बी इसका नाम दे दिया पोल, और इस पे ये रस्सी इस तरह से बंधी हुई है। क्लियर? इसको मैं नाम सीधे दे रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, ए बी सी कैसे भी दे दो। अच्छा, इसमें क्या कहा गया है, पोल टू ग्राउंड, जो ना एंगल कितने का बना रहा है ये, 30 डिग्री का। और ये जो डिस्टेंस है ना, ए सी की जो डिस्टेंस है वो 20 मीटर है। फाइंड क्या करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। तो हम एच हाइट मान ले रहे हैं, कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब आप देखो मेरे इस क्वेश्चन में क्या है, मुझे परपेंडिकुलर दिया गया है एंड हाइपोटेनस दिया गया है, और मुझे फाइंड करना है हाइट, मतलब एच की वैल्यू फाइंड करनी है। और मेरे पास जो एंगल, अब एंगल क्या है, एंगल मुझे कितना दिया है, 30 डिग्री। क्वेश्चन में स्पष्ट लिखा हुआ था कि एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल। क्लियर? चलिए तो मैं लिखूंगा इन ट्रायंगल ABC। आप समझिए tan 30 डिग्री, थीटा की वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री। और सॉरी, आपको थोड़ा समझाना था यहाँ पे कि मुझे tan यूज करना है या ये करना है, ये समझ लो पहले, इसको तो करते ही हैं। देखो मैं इस ट्रायंगल के बारे में बात कर रहा हूँ, मुझे हाइट फाइंड करनी है, पहली बात तो ये समझ में आ गई। अच्छा, कुछ ना ट्रायंगल ऐसे भी ड्रॉ करते तो आप कंफ्यूज नहीं होना है कि सर ने ऐसे क्यों किया है, ऐसे नहीं किया है ना, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कैसे भी ड्रॉ कर सकते हो। क्लियर? आपके पास क्या है, परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनस है, और ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस दोनों आते हों। क्लियर है कोई? तो आपको मैंने क्या बताया था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, है ना। परपेंडिकुलर भी आ रहा है और हाइपोटेनस भी आ रहा है, तो साइन थीटा हो रहा है हमारा, क्या हो रहा है, साइन थीटा। क्लियर? तो हम इसमें क्या करेंगे, साइन थीटा का यूज कर देंगे। तो साइन 30, और ये हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर, हमारा ए बी है एंड हाइपोटेनस ए सी। तो साइन 30 इक्वल h अपॉन 20। साइन 30 की वैल्यू अभी समझाई थी हमने, क्या होगी, साइन 30 की वैल्यू होगी हमारी 1/2 h अपॉन 20, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो आपने देखा क्या मिलेगा, 2h इक्वल 20 और h इक्वल 20/2 और h इक्वल 10 मीटर। तो इसकी हाइट कितनी होगी, 10 मीटर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2, समझ में आ गया होगा, सिंपल क्वेश्चन था ये तो। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, टू की रीडिंग करते हैं। अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट वेंड सो दैट टॉप ऑफ द ट्री टच द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद इट। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री द पॉइंट वेयर द टॉप टच द ग्राउंड 8 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। देखो एक ट्री था, मान लीजिए एक ट्री है। क्लियर? चलिए नाम तो कुछ भी दे दो, ए भी दे दिया मैंने। ये क्या हुआ, एक तूफान आया, आंधी आ गई है मान लीजिए। देखा ना आंधी में कभी कभी पेड़ टूट जाते हैं, कभी तो जड़ से उखड़ जाते हैं, कभी बीच में से टूट जाते हैं। तो ये क्या हुआ,
ये यहाँ से ये जो पार्ट है ना ये वाला इतना, ये टूट करके और इस तरह से बेंड हो गया, किधर को मुड़ गया, ऐसे। क्लियर? तो ए बी सी एंड डी, इस तरह मैंने नाम दे दिया इसका। अब इन्होंने ये कहा इस क्वेश्चन में कि कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 30 डिग्री का। क्लियर? 30 डिग्री। और इसने ये कहा आगे कि वेयर द टॉप टच द ग्राउंड द डिस्टेंस बिटवीन फुट, मतलब इसके फुट से यहाँ से और ये जो टॉप, इसकी जो टॉप, जो इस पेड़ की जो ट्री की जो टॉप थी, ऊपर वाला हिस्सा था ना, वो ग्राउंड को टच कर रहा है, वो 8 मीटर है। क्लियर? एनी प्रॉब्लम नहीं है ना? चलिए, आपको फाइंड क्या करना है इस क्वेश्चन में, हमें फाइंड करना है ए बी की डिस्टेंस। अगर मैं इसे एच मान लूं, क्लियर? चलिए इसको एच मान लीजिए या कुछ मत मानिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो मैं लिख देता हूं कि कैसे करेंगे, एच मान सकते हैं, नो प्रॉब्लम, या फिर मैं ए डी का यूज कर लूंगा। क्लियर? मुझे फाइंड क्या करना है, सबसे पहले ये पता करते हैं, हाइट ऑफ ट्री। हाइट ऑफ ट्री, ट्री हमारा ए बी था, ए बी का मतलब है कि मुझे फाइंड करना है ए डी प्लस बी डी। अगर ये मुझे इसकी और इसकी, एक्चुअली ये समझिए, ये कैसे फाइंड करोगे, तो ये जो था ना, यही तो जो आधी आई उसके बाद क्या बेंड हुआ, इधर आ गया। तो अगर मैं इसे एच मान लूँ और इसे एक्स मान लूँ, क्लियर? तो एक्चुअली ये जो बी डी और सी डी ये सेम होगा, इक्वल होगा, क्योंकि वही पार्ट तो इधर मुड़ गया, बेंड हो गया। तो इसका मतलब इसकी जो डिस्टेंस होगी वही डिस्टेंस इसकी होगी। तो ये x है तो इसका मतलब ये भी x होगा। क्लियर? आपको क्या करना पड़ेगा कि मैं अगर x प्लस एच या h प्लस एक्स जो भी है ना, इसको अगर मैं इसके दोनों की आंसर निकालूँ, वैल्यू फाइंड करके उससे अगर ऐड कर दूँ, तो मुझे ट्री की वैल्यू मालूम पड़ जाए कितनी हाइट है उस ट्री की। क्लियर? चलिए, तो अब आप समझो, मुझे x की भी वैल्यू चाहिए, x की भी चाहिए एंड h की भी चाहिए, और 8 मीटर मुझे इसका यूज करना, जो 8 दिया नीचे। तो आपने देखा कि अगर मैं इन दोनों का यूज करता हूँ, ये परपेंडिकुलर और ये क्या है, बेस, tan थीटा हो जाएगा हमारा ये। क्लियर? चलिए, समझ रहे हो ना? अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप इसको एक बार अच्छी तरह याद करो। मैं tan थीटा की बात कर रहा हूँ तो ये हो जाएगा ना, फिर मैं इन दोनों को लूँगा तो क्या मिलेगा मुझे, मेरे पास बेस है एंड हाइपोटेनस है, तो मुझे कॉस मिल जाएगा। क्लियर? चलिए, इन ट्रायंगल ए सी डी tan 30 डिग्री, 30 है मेरे पास। क्लियर? मतलब आप समझ लीजिए tan थीटा है ना, अब थीटा की जगह क्या है, 30 है, तो मैं 30 पुट करूंगा। और ये परपेंडिकुलर, एक्चुअली क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। मैं इसकी वैल्यू लिख देता हूँ। परपेंडिकुलर हमारा, अब देखो यहाँ से यहाँ तक नहीं लेंगे, सिर्फ ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, तो ए डी लिया जाएगा। क्या लिया जाएगा? ए डी अपॉन बेस ए सी। तो आपने क्या देखा कि ट्रायंगल, सॉरी tan थीटा इक्वल ए डी। ए डी मेरे पास h है एंड ये 8 है। इसकी वैल्यू भी पुट कर देता हूँ, मैं इसी टाइम कर सकता था, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप यही करना चाहो तो यही कर दो। tan 30 की वैल्यू जो होती है ना, 1/√3 होती है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h√3 इक्वल 8 बन जा 8, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो h इक्वल 8/√3। अभी मैं इसको ऐसे ही रख लेता हूँ, कोई दिक्कत? या हम चाहें तो इसको रैशनलाइज कर सकते हैं, और रैशनलाइज करेंगे तो क्या होगा, √3/√3। तो h की वैल्यू कितनी आएगी, 8√3/3। ये h की वैल्यू आ गई। मैं इसको ना इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देता हूँ। चलिए इसको रफ कर देते हैं। अब मेरे पास क्या है, देखो, इसी ट्रायंगल में मेरे पास हाइपोटेनस एंड बेस, और हाइपोटेनस और बेस किस में आता है, या इसको ऐसे देखो, अभी मैंने बताया था, ये हमें याद कर लेना है, बार बार नहीं लिखना है इसको। तो हाइपोटेनस बेस या बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो मैंने कहा अगेन इन ट्रायंगल एडीसी, इन ट्रायंगल
ADC लिख दो या ACD लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं कॉस ले रहा हूँ, कॉस 30 इक्वल कॉस 30, तो बेस मतलब 8 अपॉन एक्स, एक्स कितना है, सॉरी एक्स मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस हमारे पास एक्स है, कॉस 30 की वैल्यू आप अच्छी तरह जानते हो, √3/2 होता है और 8 अपॉन एक्स होता है। क्लियर? चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम किसी को? और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, आप एक काम करेंगे कि ये वैल्यू मुझे मिलेगी, चलिए लिख देता हूँ मैं, नेक्स्ट लाइन में फिर कर देंगे, 2 × 8 या x√3, तो इसको लिख दीजिए। चलिए मैं इसको ना ऐसे लिख देता हूँ, ये तो ऊपर 16 हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, और ये √3 यहाँ पे आ जाएगा। इसको भी रैशनलाइज कर दो, थोड़ा रैशनलाइज करने से क्वेश्चन थोड़ा ऐसा ईजी हो जाता है। इधर लिख देते हैं, तो 60√3 अपॉन 3। चलिए इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया ये। क्लियर? एक्चुअली मुझे h की वैल्यू भी मिल गई और x की वैल्यू भी मिल गई। मुझे क्या फाइंड करना है, हाइट ऑफ द ट्री। इधर मैं रफ कर देता हूं, तो therefore हाइट ऑफ द ट्री, हाइट ऑफ ट्री। आपको मैंने अभी भी बताया था कि मैं कैसे फाइंड करूंगा, AD प्लस BD, और AD मेरे पास क्या है H एंड BD X। तो H की वैल्यू पुट कर दो या लिख दो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट आंसर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्ट आप इस H की वैल्यू पुट करेंगे। तो ये इक्वेशन नाम देना जरूर, कोई ऐसा नहीं है कि देना ही देना, ना दो तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है इससे ना। 16√3/3, कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं होनी चाहिए ना। चलिए एक काम करते हैं, आपको सिंपल समझ आ गया होगा, ये तो यही रहेगा। ऐड करते हैं, कितना हो जाएगा 8√3, मतलब है ना, इधर 16√3 था, मैं दोनों के डिनोमिनेटर 3 है, इसका मतलब जो हमारा LCM होगा वो 3 हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 16 और 8, मतलब 8 और 16 कितना होता है 24। 24√3 पीछे लगा हुआ है और इससे इसको काट देंगे, कितने टाइम जाएगा 8 जा 3 8 जा 24 मीटर। तो आपके पास जो ट्री की जो हाइट थी ना वो आ गई, कितनी आ गई 8√3। ओके, समझ आ गया होगा अच्छी तरह क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं, बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट है, कोई है ही नहीं कुछ। क्वेश्चन नंबर थर्ड की रीडिंग करते हैं। अ कॉन्ट्रैक्टर plans to install 2 slide for the children to play in the park for the children below the age of 5 years. She prefer to have the slide whose top is height इतना। तो मैं डायग्राम बनाता हूँ पहले ना। मान लीजिए स्लाइड तो जानते हो ना, देखो बिलो 5 ईयर, ऐसे स्टूडेंट हैं जो 5 ईयर से छोटे हैं, मतलब बिलो कम है, उनके लिए वो स्लाइड बनाता है। पहले उसके बारे में बात करते हैं। तो मान लीजिए एक स्लाइड उसने ये ड्रॉ की, चलो एक यहाँ बना देते हैं, ये वाली। और स्लाइड कुछ ऐसे होगी, आप समझ रहे हो ना, यहाँ पे बैठ के ऐसे लुढ़क जाते हैं उसमें आराम से, है ना, खिसक के वो चले जाते हैं नीचे तक। जो इसकी जो लेंथ है वो 1.5, कितनी है 1.5 मीटर। क्लियर? इज इंक्लाइंड एट इन द एंगल ऑफ 30, और जो ग्राउंड के साथ ये एंगल ड्रॉ कर रहा है वो कर रहा है कितने का 30 डिग्री का। क्लियर? वेयर द एल्डर चिल्ड्रन द सो वांट टू हैव एट द स्टीप स्लाइड एट हाइट ऑफ 30 मीटर। चलिए एंगल 60, ओके, फाइंड शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस।
बात समझ में आ गई होगी। आपको क्या है ना, इसकी लेंथ साइन जो ना, मान लीजिए इसको दे दो ABC। आपको क्या करना, एक फिर समझ लीजिए क्वेश्चन को कि एक स्लाइड है जो 5 साल से छोटे बच्चे हैं उनके लिए ना, इसकी जो हाइट है वो 1.5 मीटर थी। ये इस पे ये स्लाइड लगी हुई है जो ग्राउंड के साथ 30 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर रही है। तो मुझे क्या है ना, इसका करना है, जो मुझे AC फाइंड करना है, इसकी लेंथ फाइंड करनी है। मान लीजिए L1 दे दिया मैं। फिर वो कह रहा है कि एक और उन्होंने ड्रॉ किया, चलिए वो जो बड़े बच्चे हैं, बड़े का मतलब जो 5 ईयर से बड़े हैं, ज़्यादा है ना, इसकी जो है वो है 3 मीटर। क्लियर, PQR। और जो ये एंगल ड्रॉ कर रहा है ना वो 60 डिग्री का है। अब उन्होंने ये कहा कि फाइंड द लेंथ इन ईच केस, मतलब मुझे AC की वैल्यू फाइंड करनी है और मुझे PR की करनी है। आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि स्लाइड कुछ इस तरह से ही होती है ना। तो मुझे L1 इसका करना है और इसमें भी कुछ इस तरह से ही स्लाइड होगी, मान लेते हैं, है ना, इसमें भी स्लाइड है। इसमें बच्चा आराम से यहाँ पे बैठ जाता है और फिसल जाता है, सरक जाता है नीचे को, ऐसे इसमें करता है। तो ये बिलो 5 ईयर एंड अबव 5 ईयर। क्लियर, इसमें इसकी जो हाइट थी वो 1.5 मीटर है और इस वाले में 3 मीटर है। ये एंगल 30 डिग्री का ड्रॉ कर रहा है और ये 60 डिग्री का। फाइंड मुझे क्या करना है, इधर इसमें AC फाइंड करना है, इसमें PR मतलब L2 फाइंड करना है। क्लियर, अलग अलग फाइंड कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले मैं ट्रायंगल छोटे वाले को ही ले लेता हूँ। इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC। तो आप जरा देखिए, आपके पास क्या है, ये है परपेंडिकुलर एंड ये है हाइपोटेनस। कोई प्रॉब्लम, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस साइन थीटा, साइन थीटा। तो लिख देंगे साइन थीटा क्या होता है हमारा, साइन थीटा, थीटा की वैल्यू 30 पुट कर दीजिए एंड परपेंडिकुलर हमारा BC अपॉन हाइपोटेनस AC। साइन 30 की वैल्यू मुझे अच्छी तरह पता है 1/2 होती है, BC मेरे पास 1.5 है एंड मेरे पास AC को मैंने क्या किया, L1 मान लिया। अब L1 मानो या AC रख लो, कोई दिक्कत नहीं है उससे। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो L1 इक्वल 2 मल्टीप्लाई 1.5 और L1 इक्वल हो जाएगा 3.0 या L1 इक्वल हो जाएगा 3 मीटर। कोई प्रॉब्लम किसी को, कितना हो जाएगा 3 मीटर। अब आपको क्या करना है, ये तो रहा फर्स्ट कंडीशन के लिए। उन्होंने कहा है ना फाइंड द लेंथ ऑफ स्लाइड इन ईच केस, प्रत्येक केस में आपको ना स्लाइड की करनी है। तो मैं अब चलता हूं इस वाले को। नाउ इन ट्रायंगल PQR, ट्रायंगल PQR में देख लेते हैं क्या है मेरे पास परपेंडिकुलर है और हाइपोटेनस है ना, सेम कंडीशन है, पोल जो भी हाइट थी वो है मेरे पास। तो इसमें भी क्या आएगा साइन थीटा, थीटा मेरे पास 60 डिग्री का है इसमें, और परपेंडिकुलर PQ और हाइपोटेनस PR। इसकी साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। PQ मेरे पास 3 एंड मुझे PR तो फाइंड करना है और PR को मैंने L2 लिख रखा है ना। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई इसमें भी कर दीजिए, कर देते हैं। तो ये हो जाएगा L2 मल्टीप्लाई √3 × 3 × 2, या इसको ऐसे लिख सकते हैं L2 इक्वल 3 या 6 लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अगर 6 लिखने में प्रॉब्लम है तो इसको ऐसे ही रखो ना, थोड़ा सा इजी रहेगा आपके लिए, √3। चलिए मैं 6 लिख देता हूँ जिससे कोई दिक्कत, मैं रैशनलाइज कर ही दूंगा इधर। L2 इक्वल 6 √3 मल्टीप्लाई √3 मल्टीप्लाई, मैंने रैशनलाइज कर दिया इसका। तो रूट में नंबर नीचे आ रहा है, आप रैशनलाइज कर देंगे उस समय। तो आपके पास L2 कितना आ जाएगा, 6 √3/3, 3 2 जा, तो L2 हमारे पास कितना आ गया 2 √3। कोई प्रॉब्लम। तो आपने देखा फर्स्ट कंडीशन जो थी उसमें हमारा L1 मीन्स AC हमारा आ गया 3 मीटर।
अब जो अबव 5 ईयर के लिए जो स्टूडेंट थे उनके लिए उन्होंने जो स्लाइड प्रिपेयर कराई या तैयार कराई लगवाई, उसके लिए हम जब उसकी उस स्लाइड की हमने लेंथ फाइंड की तो मुझे मिली √2√3 क्लियर मीटर, क्योंकि मीटर में ही हमारे पास, क्योंकि ये भी डिस्टेंस मीटर में थी और ये भी थी, तो समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को करते हैं। चैप्टर बहुत इजी है, बस आपको ना थोड़े से ध्यान लगाना है और साइन कॉस और टेन का कि किसका यूज हो रहा है, किसकी कितनी वैल्यू है, बस। चलिए क्वेश्चन नंबर आपके पास अब 4 का नंबर है ना, चलिए 4 कर देते हैं, नो प्रॉब्लम। 4 द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज़ 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट टावर 30। देखो सबसे पहले टावर, जितना बोला जाए क्वेश्चन में उतना ही करो, ज़्यादा करना ही नहीं है ना। चलिए एक टावर बना लेते हैं, ऐसा ही होता है ना टावर, और ये तो आपको पता है कि ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना, ये बेस हो जाएगा हमारा। क्या कहा, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम अ पॉइंट on the ground which is 30 meter away from the foot of the tower, find the height of the tower। तो एक्चुअली ये जो एक एंगल ड्रॉ कर रहा है वो है 30 डिग्री का, क्लियर, ए बी सी, और इस जो यहाँ से इस टावर को जब देखा जा रहा है, इसके टॉप को, तो एंगल 30 डिग्री का बन रहा है, और जो टावर का फुट है और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो 30 मीटर, क्लियर। हमने क्या किया, एच, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट फाइंड करनी है, क्या करनी है, क्लियर। तो हमने एच मान लिया, लिखना चाहो लिख सकते हो, बस जरूरत नहीं है। लेट हाइट ऑफ द टावर, एक्चुअली हाइट क्या है मेरे पास, BC, और BC इक्वल मैंने H मान लिया, तो चाहे BC लिखा रहने दो चाहे H, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, जरूर नहीं कि हमें H ही लिखना है, हम BC लिखते चलेंगे तब भी आंसर आएगा ना। चलिए इन ट्रायंगल ABC, अब जरा देखो, अब आपके पास क्या है, परपेंडिकुलर, मतलब H जिसे हमें फाइंड करना है। रिलेशन हमें क्या देखना होता है, जो हमें गिवन है वो एंड जो फाइंड करना है वो, उसमें क्या बन रहा है। तो गिवन 30 मीन्स बेस गिवन था मुझे, है ना, और मुझे हाइट फाइंड करनी है, तो बेस और हाइट मीन्स परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर और बेस में क्या रिलेशन बनेगा, कौन सा वाला एंगल आ जाएगा, कौन सा वाला साइन आएगा, कॉस आएगा, टेन आएगा। जरा आप देखिएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस जो होता है वो tan थीटा, तो tan थीटा, थीटा मैं चलो लिख देता हूँ, थीटा इक्वल थीटा डिग्री, एंड क्या होता है, परपेंडिकुलर मेरा BC है अपॉन बेस ये है, और tan थीटा की वैल्यू, थीटा मेरा कितना बन रहा है 30 डिग्री, BC मैंने H मान रखा है, AB मेरे पास 30 मीटर, tan 30 की वैल्यू 1/√3, H अपॉन 30, आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, और इधर लिख देता हूँ मैं, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो H √3, 30 बन जा 30, H इक्वल 30/√3। अब समझ में आ गया कि सर हमें रैशनलाइज करना ही है ना, तो कर देते हैं रैशनलाइज, यही कर देते हैं √3 अपॉन, तो 30√3 अपॉन 3 10 जा, और H इक्वल आ गया आपका 10√3 मीटर, क्लियर। हाइट ऑफ द पोल कितनी आगे, लिखना चाहो लिख दो, नहीं इतना ही छोड़ देना, अगर लिखना चाहते हो लिख दो। देयरफॉर हाइट ऑफ द टावर 10√3 मीटर, क्लियर। किसी बच्चे कोई डाउट, सिंपल है ना। आपको प्रत्येक क्वेश्चन में बस इतना ही याद रखना है कि कौन सी साइड गिवन है और कौन सी साइड फाइंड करनी है, और उन दोनों में ना कौन सा रिलेशन बन रहा है। चलिए नेक्स्ट करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 हो गया आपका, 5 चलेगा। चलिए 5 को करते हैं। 5 अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव। एक काइट जो फ्लाइंग हो रही है, उड़ रही है, वो 60 मीटर ऊंचाई पे उड़ रही है द ग्राउंड। चलो मैं लिख देता हूँ। एक काइट है, थोड़ा इधर बना देते हैं। यहाँ पे क्या है, काइट है और वो ग्राउंड से 60 मीटर की ऊंचाई पर फ्लाइंग हो रही है। क्लियर, ग्राउंड से। आगे क्या कर रहा है क्वेश्चन, द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्परेली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। कुछ इस तरह से एक स्ट्रेच होगी, जो टाइट मतलब जो स्ट्रेच, जो भी उसका रोप होता है, जो भी रस्सी होती है, जो भी धागा होता है, थ्रेड होता है, वो बंधा हुआ है और एकदम टाइट है, एकदम टाइटली। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं। द इंक्लाइनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग अज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। एक्चुअली ये जो कितने डिग्री का एंगल ड्रॉ कर रहा है, वो आपको कर रहा है 60 डिग्री का। क्लियर, ए बी सी। और आपको ये अज्यूम करना है कि जो भी ये स्ट्रिंग है ना, ये एकदम टाइट है, मतलब ऐसा नहीं है डेली डाली कुछ नहीं है, मतलब क्लियर। तो आपको फाइंड करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। एक्चुअली मुझे ये फाइंड करना है, ए सी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो, है ना। लेट द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इक्वल x मीटर मान लेता हूं मैं, कोई प्रॉब्लम, मान सकते हैं ना इतना। तो चलिए, तो इसे मैंने x मान लिया। इन ट्रायंगल ए बी सी। चलो देख लेते हैं। अब इस ट्रायंगल में क्या है, मेरे पास परपेंडिकुलर गिवन है। क्या गिवन है, परपेंडिकुलर गिवन है एंड हाइपोटेनस। मैंने क्या कहा था, जो गिवन होता है वो और जो फाइंड करना होता है वो, उन दोनों में कौन सा रिलेशन बन रहा है। तो मैंने देखा कि गिवन है मुझे परपेंडिकुलर एंड फाइंड करना है हाइपोटेनस, तो इन दोनों में क्या रिलेशन बनेगा, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस साइन थीटा। तो लिख देंगे साइन थीटा, और थीटा कितनी डिग्री का हो रहा है, 60 डिग्री का ड्रॉ हो रहा है। तो इसका मतलब परपेंडिकुलर बी सी अपॉन ए सी साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, और बी सी मेरे पास 60 डिग्री एंड ए सी एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसका इसमें और इसका इसमें, तो x √3 × 2 × 60। चलिए इधर लिख देते हैं अब। तो x इक्वल, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, देखो मल्टीप्लाई करके भी आंसर वही आना, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो हम ऐसे कर देते हैं, और ये आ जाएगा, ये √3 को ट्रांसपोज करेंगे तो डिवाइड में चला जाएगा, और 62 जा तो आपको पता ही है अच्छी तरह से। अब आपकी समझ आ गया होगा कि सर हमें तो रैशनलाइज करना पड़ेगा, तो कर देते हैं, है ना, कर देते हैं ना, कर देते हैं, तो क्या दिक्कत है। x इक्वल 1/20 √3/3, 3 से इसको डिवाइड दे दो, 3 4 जा 12 मतलब 40, x इक्वल 40 √3 मीटर। क्लियर, क्लियर हुआ ना, समझ में आ गया होगा। आपने जो x माना था, क्या माना था, ये, तो लिख देते हैं therefore length of string equal 40 √3 मीटर। क्लियर। अरे बहुत ही इजी चैप्टर है, कुछ है ही नहीं इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं, और 6 हमारा क्वेश्चन क्या है, कह रहा है, पढ़ लेते हैं, रीडिंग करते हैं उसकी ना। 6,
A 1.5 meter tall boy is standing at the some distance from the 30 meter tall building. चलो इतना ही लिख लेते हैं पहले. ये क्या एक बिल्डिंग है जो 30 मीटर टॉल है. क्या ये भाई? ये एक बिल्डिंग है. क्लियर? और एक 1.5 मीटर हाइट वाला एक बॉय, तो वो कहीं इधर कहीं खड़ा होगा मान लेते हैं. चलिए इसकी ना 1.5 यहां से देखेगा तो उसकी जो आई होगी ना, आइज आंखें, वो यहाँ से एंगल बनाएंगी. तो इसका मतलब ये लाइन हमारी हॉरिजॉन्टल हो जाएगी. चलो इसको भी ऐसे टच कर देते हैं, अभी समझाएंगे कि ये क्या है. चलिए कितनी डिग्री का एंगल बना रहा है ये समझते हैं और क्या आगे कह रहा है क्वेश्चन. ठीक है. द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम आइज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीज फ्रॉम 30 डिग्री टू 60. बात समझ में आ गई? नहीं आई होगी. एक्चुअली ये कह रहा है कि the angle of elevation from his eyes to the top of the building increased from 30 degree to 60. He is walked toward the building. Building की तरफ. Find the distance he walked toward the building. Simple. पहले उसने यहाँ से इसकी टॉप को देख लिया. कितने डिग्री का एंगल बना रहा है? पहले कितने का बना रहा है? 30 का. तो हम भी 30 का लिख दे रहे हैं. क्या प्रॉब्लम है? अब इन्होंने क्या किया, थोड़ा वॉक किया. किधर किया? बिल्डिंग की तरफ किया इन्होंने. और यहाँ से चल करके कहीं यहाँ कहीं पहुँच गए. तो इन्होंने एक झलक फिर ऊपर और मार दी, फिर एक और देख लिया. तो ये एंगल कितने का बन गया? 60. क्लियर? एक्चुअली ये अब ये कह रहा है कि ये फाइंड करो कि इन दोनों के बीच में इसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की उसकी तरफ. फाइंड द डिस्टेंस ही वॉकड टूवर्ड द बिल्डिंग. बिल्डिंग की तरफ ना. हमें तो मैं यहाँ नाम दे देता हूँ. ये 1.5 है, यहाँ ले देते हैं A, ये B पॉइंट हो जाएगा, ये C हो जाएगा, ये D हो जाएगा. अब आप कह रहे होगे सर आपने ये जो बना दिया इसका क्या कॉन्सेप्ट है? देखो बेटा, एक्चुअली ये यहाँ से लेके 30 है, अच्छी तरह समझ रहे हो. लेकिन उसकी जो आइज कितनी ऊंचाई पर है? 1.5 मीटर पे. तो इसका मतलब यहाँ से ये तो था इतना डिस्टेंस, बट मुझे चाहिए सिर्फ यहाँ तक. तो ये कितना हो जाएगा? आप 30 में से 1.5 माइनस करेंगे तो 20 में 28.5. ये कॉन्सेप्ट समझना है ना. यहाँ तो यहीं तक रहेगा, बट ये जो है ना, ये इस पॉइंट तक काउंट करेंगे हम. क्लियर? इस लाइन तक जो ये एक्स्ट्रा दी, ये किसकी है? 1.5 किसकी लेंथ है? उस बॉय की. लेकिन जिसकी जो आइज से जो एंगल बन रहा है ना, एलिवेशन, वो उसकी आइज से बन रहा है. तो आई तो उसकी इतने ऊपर थी, तो इसका ये जो उसकी जो बिल्डिंग की जो हाइट थी ना, उसमें से 1.5 को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे. क्लियर? उसके बाद जो हमें जो भी हाइट मिलेगी वो उसका यूज किया जाएगा. चलिए, तो इन ट्रायंगल मैं पहले क्या करता हूँ, देखो AB, मुझे AB की वैल्यू फाइंड करनी है. क्लियर? मेरे पास सिर्फ ये गिवन है और BC भी नहीं मुझे पता. अगर मुझे AB निकालना पड़ेगा तो क्या करना पड़ेगा? AC माइनस, देखो AC माइनस BC अगर कर दूंगा तो मुझे AB मिल जाएगा. क्लियर? मुझे जो फाइंड करना है वो पहले मैं आपको समझा देता हूँ. मुझे AB की डिस्टेंस फाइंड करनी है. तो AB फाइंड करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि मेरे पास क्या, देखो पहले मैं इस ट्रायंगल को लेता हूँ. सबसे पहले ये समझोगे आप. अगर मैं इस ट्रायंगल को लेता हूँ तो मेरे पास है, वो चलते हैं VCD. आपके पास क्या है? परपेंडिकुलर है और आपको बेस लेना है. तो tan थीटा, थीटा 60 डिग्री का है एंड CD अपॉन BC, ऐसे समझ लीजिए. और ये √3 होता है और इसकी वैल्यू CD मेरे पास, अब देखना 28.5 में पुट कर रहा हूँ. आप ऐसा मत करना, आप ना 30 पुट करोगे वहीं क्वेश्चन गलत हो जाएगा. एक्चुअली ये इसकी जो लड़का था ना, जितना लंबा था, उसकी लेंथ थी ना, जिसकी टॉल जितना बड़ा था ना, वो उसको माइनस कर दिया हमने. BC, मैं यहाँ से BC फाइंड कर लेता हूँ. देखो चाहे हम AB इक्वल X मान लेते हैं या Y मान लेते हैं, कोई फ़र्क नहीं है, या ऐसे ही कर दो. तो आपके पास जो BC मिलेगा, मैं इसके नीचे ऐसे करूँगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा,
तो आपके पास जो बी सी मिलेगा 28.5 अपॉन ये √3 यहाँ पे आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? चलिए एक काम करता हूँ, मैं इसको ना रैशनलाइज कर देता हूँ, अभी कर देते हैं। तो आपके पास बी सी कितना हो जाएगा, नीचे 3 हो जाएगा और इधर 28.5 √3। क्लियर? चलिए अब लेते हैं इन ट्रायंगल। अब देखो ट्रायंगल मुझे ऐसा नहीं है अब आप करोगे सर ए बी डी ले ले, नहीं, अब मुझे ये पूरा ट्रायंगल लेना पड़ेगा क्योंकि मुझे ये परपेंडिकुलर के साथ ट्रायंगल बनता है हमेशा। तो परपेंडिकुलर ये इसका हाइपोटेनस है, तो ए सी डी, समझ रहे हो ना? आपको क्या करना है, ये ट्रायंगल पूरा लेना है। यहाँ बच्चे क्या करेंगे, ये वाला लेंगे, कहेंगे ए बी डी, वहीं गलत हो जाएगा क्योंकि ट्रायंगल में परपेंडिकुलर साइड होती है, आपको पता है ना। राइट ट्रायंगल की बात चल रही है हमेशा, ये ना ये राइट ट्रायंगल होता है हमेशा, क्योंकि जो भी हाइट होगी, जो भी पोल होगा, जो बिल्डिंग होगी एकदम सीधी खड़ी होती है। इसमें भी वही करेंगे, 10, 30 एंड सी डी अपॉन ए सी। ये ए सी पूरा लिख दिया मैंने। ये होता है 1/√3। सी डी मेरे पास है 28.5 और ए सी चल दिए। तो ए सी इक्वल कितना हो जाएगा, 28.5 √3। कोई प्रॉब्लम? आपके पास बी सी भी है एंड ए सी भी है ना? आपको फाइंड क्या करना है, ए बी फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, ए बी। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? चलिए नाउ वी फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी। तो ए बी इक्वल क्या हो जाएगा बेटा, मैं पहले ही बताया था कि मुझे इतना, मतलब यहाँ से जो लड़का था ना, इसने चलना शुरू किया और यहाँ तक पहुँच गया, तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की उसने, एक्चुअली ये बताना है मुझे, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो बतानी है। तो मैं क्या करूँगा, इस पूरी डिस्टेंस में से अगर इस डिस्टेंस को माइनस कर दूंगा, मतलब ए सी में से, अगर मैं पूरे ए सी में से, ए सी मतलब ये मान लीजिए ए सी में से, और बी सी सब्ट्रैक्ट करूँगा, बी सी सब्ट्रैक्ट मतलब इतना माइनस कर दूंगा तो बचेगा ये भी, है ना? वही करना है। तो ए बी इक्वल ऐसे लिख सकते हैं, ए बी इक्वल ए सी माइनस बी सी। क्लियर? चलिए इसकी वैल्यू पुट करते हैं। ए सी मेरे पास कितना आया है, 28.5 √3 सब्ट्रैक्ट बी सी था मेरे पास, मैंने रैशनलाइज कर रखा था, कितना था, रैशनलाइज कर दिया, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। तो √3 अपॉन 3। क्लियर? मैं इधर रफ कर देता हूँ इसको और इधर लिखता हूँ। आराम से वीडियो को रिज्यूम वाला रोक करके आराम से आप देख सकते हो। ए बी इक्वल, आप इसके नीचे 1 मान लीजिए, तो एलसीएम तो आप अच्छी तरह समझ गए होंगे, 3 हो जाएगा। 3 का इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, कर दें तो कर देते हैं। ये देखो √3 तो रहेगा। क्लियर? मैं रैशनलाइज कर दिया ना आराम से, इसलिए कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और रैशनलाइज नहीं करते तब भी हम कर सकते थे, तब हमारे पास ये नीचे मिल जाता, मल्टीप्लाई कर देते। √3 रहेगा, तो 3 5 जा 15, 1 कैरी, 3 8 जा 24, 5 2 कैरी, 3 2 जा 6 7 8, इतना आ जाएगा, माइनस 28.5 √3। चलिए सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो 5 में से 28.5 को मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ, 0 आ जाएगा, 5 में से जाएगा नहीं, यहाँ से कैरी लेंगे। 15 में से 8 जाएगा, 7 बचेगा। क्लियर? और 7 यहाँ से कैरी ले लिया तो यहाँ 7 रहेगा, 7 में 2 जाएगा 5। तो आपके पास कितना आ गया, 57 √3। कितना आ गया, 57 √3। अभी आपको क्या करना है, इतना तो आपके पास आ गया। क्लियर? ये समझ में आ गया सब्ट्रैक्ट कैसे किया। अपॉन में कितना था, 3, कोई प्रॉब्लम, डिनोमिनेटर था ना, डिवाइड सभी को आता है ना, 3 बन जा, 3 9 जा, मतलब आपके पास आ गया ए बी इक्वल
19√3 मीटर। क्लियर? 19√3 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 को करते हैं और इस वीडियो में 7 तक ही रखेंगे, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो तैयार करेंगे आपके लिए। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग। देखो बेटा, एक बिल्डिंग है, ये एक बिल्डिंग है जिसकी 20 मीटर लेंथ है, हाइट, और इसके पीछे ऊपर एक टावर लगा हुआ है। क्लियर? और ये एक एंगल ड्रॉ कर रहा है और एक यहाँ से कर रहा है, 2 एंगल ड्रॉ कर रहा है। क्लियर? तो जो टॉप से कर रहा है वो 60 डिग्री का कर रहा है और ये करेगा यहाँ से, ये 45 डिग्री का करेगा। क्लियर? नाम दे दो ABCD। क्लियर? मुझे करना क्या है, मुझे फाइंड करना है CD की हाइट, मतलब जो टावर है ना, ये टावर, इसकी मुझे हाइट फाइंड करनी है, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है। मेरे पास बिल्डिंग की हाइट है, एंगल गिवन है। देखो मैं क्या करूँगा, ये साइड और इस साइड को लेंगे क्योंकि ये साइड दोनों के लिए कॉमन लग रहा है ना। अगर छोटा ट्रेंगल लेते तब भी आ रहा है, मतलब ABC ट्रेंगल लेंगे तब भी AB साइड आ रही है इसमें, और अगर ABD ट्रेंगल लूँगा तो भी ABC है ना। तो मैं चलता हूँ, आप क्या करेंगे, लेट हाइट ऑफ द टावर H, मैं इसको H रिप्रेजेंट कर देता हूँ। तो आप जरा देखिए, अगर मैं BD की बात करूँ, देखो BC आपका 20 और CD H है। अगर मैं पूरे की बात करूँ तो 20 + H हमारी जो डिस्टेंस हो जाएगी, किसकी हो जाएगी, BD की। मैं इसको X मान लेता हूँ। क्लियर? आप A भी रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इन ट्रेंगल ABC, देखो आपके पास परपेंडिकुलर है और बेस है, तो 10, अब 10 45 डिग्री, कितना, BC परपेंडिकुलर अपॉन बेस, 10 45 की वैल्यू 1 होती है और ये हो जाएगा मेरे पास 20/x। तो x = 20, x की वैल्यू कितनी आ गई, 20। इन ट्रायंगल आप ले लेते हैं ABD, तो इसमें भी 10, एंगल कितना है, 60 डिग्री, और ये हो जाएगा BD, परपेंडिकुलर है BD/AB। तो √3 = BD मेरे पास कितना है, मैंने आपको पहले ही बता चुका था कि जो BD है ना वो 20 + H है, मतलब BC एंड CD को अगर ऐड कर दिया मैंने तो मुझे BD की लेंथ मिल जाएगी, तो ये H है मेरे पास। ठीक है? और AB मैंने X पुट किया है। एक्चुअली मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो X √3 20 + H, कोई प्रॉब्लम। इसे मैं इक्वेशन नंबर 2 देता हूँ, Y इक्वेशन 1 एंड 2। X की वैल्यू देखो यहाँ पर है और यहाँ भी X गिवन है, तो मैं X की वैल्यू इसमें पुट कर दे रहा हूँ। 20√3 = 20 + H। क्लियर? अब देखो 20√3 माइनस इस 20 को ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस का होगा H = क्लियर। अगर यहाँ से मैं 20 कॉमन लूँगा तो √3 - 1 = H। आपको क्या मिल गया, H = मिल गया 20 ब्रैकेट में √3 - 1, और ये क्या होगी, देयरफॉर हाइट ऑफ द टावर कितनी मिल जाएगी, 20 ब्रैकेट में √3 - 1। क्लियर? और क्वेश्चन नंबर 7 फिनिश हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कराएंगे। क्लियर? आप कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना अगर अच्छा लगे तो। धन्यवाद, थैंक यू।